50% of the pregnant women are at risk of having diabetes. क्लासिकल प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़ जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, वो आइडियली 28 वीक्स के बाद में होता है। अब आप कहेंगे 28 हफ्ते के बाद में डायबिटीज़ कैन डैमेज द आइज, हार्ट, किडनीज, बट व्हेन इट कम्स टू फुट इट इज़ अ नेग्लेक्टेड इशू। एक छोटा सा पैर का प्रॉब्लम जब पैर कटने पे आ जाता है और इवेंचुअली अगर आप देखें तो 2-3 साल में पेशेंट इतने पैसे खर्च कर देता है जितने वो एक बाईपास सर्जरी पे नहीं करता। कि डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक होने वाला बीमारी है क्या? एक चाइना में एक पेशेंट का टाइप 1 डायबिटीज़ क्योर हो गया है। एक डेड व्यक्ति के पैंक्रियास के सेल्स लिए जाते हैं, ये पेशेंट में इंजेक्ट किए जाते। अगले 5 साल में ये बहुत ही मास लेवल पे लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से कि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले जो आपने पहले कभी सुनी नहीं। To begin with, you have a Guinness World Book record and you had a very big screening test. So, how was that experience and what were the number of people that you covered in that? So basically we wanted to create an awareness about diabetic foot problems. So if you see, people are well aware that diabetes can damage the eyes, heart, kidneys, but when it comes to foot, it is a neglected issue. मतलब लोग ध्यान नहीं देते पैर की तरफ। सो लोगों को ये पता नहीं कि एक छोटा सा पैर का प्रॉब्लम जब पैर कटने पे आ जाता है तो पहले एक उंगली कटती है, कुछ दिनों बाद 2 उंगली कटती है, कुछ दिनों के बाद फुट कट जाता है और इवेंचुअली अगर आप देखें तो 2-3 साल में पेशेंट इतने पैसे खर्च कर देता है जितने वो एक बाईपास सर्जरी पे नहीं करता। तो जब भी मुझको कोई पेशेंट पूछता है कि बाईपास सर्जरी ज़्यादा महंगा है कि डायबिटिक फुट ज़्यादा महंगा है, तो मैं उसको कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में तुझको डायबिटिक फुट ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सो हमको डायबिटिक फुट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना था क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है इसके बारे में। सो इसीलिए हमने ये बहुत बड़े लेवल पे कैंप किया था जिसमें 1694 डायबिटिक फुट के पेशेंट्स हमने स्क्रीन किए थे। सी नंबर देखा जाए तो ऐसे बहुत बड़ा नहीं है 1694, बट जब आप समझते हो कि डायबिटिक फुट के पेशेंट तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। Definitely. सो वैसे पेशेंट स्क्रीन किए थे और उसमें से मतलब किस पेशेंट्स को अल्सर्स हो सकते हैं, कैलोसिटीज़ हो सकता है, कॉन्स हो सकता है, कौन से पेशेंट एम्पुटेशन के लिए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब उस पर फाइंड आउट करते हैं। Okay. सो दैट इज़ व्हाई इट वाज अ डिसेंट नंबर आई वुड से। Yeah, still it is a Guinness Book record, so it is something that you can, that's an achievement for anyone. Also इसके made a difference to a lot of patients. इसके पहले का जो रिकॉर्ड था वो 585 का कुछ था। Oh, this is so nice. Now, so that is what. Yeah. So that 1694 is decent number. Right. So एक आम आदमी के लिए डायबिटीज़ है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, मीठा खाने से होता है और कुछ तो होता है बॉडी में जो लोगों को पता नहीं क्या होता है और उसके वजह से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। एज अ डॉक्टर प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ डायबिटीज़, डायबिटीज़ में क्या होता है और क्या अलग अलग टाइप के डायबिटीज़ है, टाइप 1 टाइप 2, तो उनमें क्या डिफरेंस है, प्लीज़ एक्सप्लेन। देखिए डायबिटीज़ का सिंपल अगर आप हिंदी में देखो, मधुमेह, मधु मतलब स्वीट और मेह मतलब फ्लो। इवन इफ यू टेक इट इन एज अ डायबिटीज़ मेलाइटस, तो उसका वही मीनिंग होता है कि जो स्वीट है, मेलाइटस इज स्वीट और जिसमें बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा। सो बेसिकली डायबिटीज़ में ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में जिससे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। अब ये यूजुअली क्या होता है, इंसुलिन काम नहीं कर पाता या इंसुलिन होता ही कम है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यूजुअली बहुत से पेशेंट्स में दोनों ही होता है, पार्टली इंसुलिन कम भी होता है, मतलब इंसुलिन डेफिशिएंसी भी होता है, और पार्टली इंसुलिन इनइफेक्टिवली काम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई होती है। तो दोनों इश्यूज होते हैं। जैसे देखिए अगर आप देखें तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि ज़्यादातर लोगों को होता है, अगर आप सारे पेशेंट्स देखें डायबिटीज़ के तो उसमें से ऑलमोस्ट 90% 95% पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। इसमें आपके शुगर आपके खून में शर्करा की मात्रा मतलब शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। ये क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि आपके बॉडी में इंसुलिन होता तो है, कभी कभी तो इनफैक्ट ज़रूरत से ज़्यादा होता है, लेकिन वो काम नहीं कर पाता। ये इनिशियली होता है और जैसे जैसे यही पेशेंट्स पुराने होते जाते 10 साल 15 साल बाद, तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी कम होता जाता है बॉडी में और इंसुलिन डेफिशिएंसी मैटर करता है। इसीलिए आप देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ में यूजुअली इनिशियल कुछ साल आराम से गोलियों पर निकल जाते हैं, क्योंकि गोलियां दे के हम जो इंसुलिन कम बन रहा था या फिर जो इंसुलिन काम नहीं कर रहा था उसको बराबर काम करवाते। सो ऐसे कुछ साल निकलते हैं। ऑन एन एवरेज ज़्यादातर पेशेंट 12 से 15 साल तक इंसुलिन फ्री रहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, और फिर उनको इंसुलिन लगने लगता है।
अगेन ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को 12-15 साल के बाद में ही इंसुलिन लगेगा टाइप 2 होने के बावजूद, किसी-किसी को उसके पहले भी लग सकता है। सो ये यूजुअली प्रॉब्लम्स होता है। सो टू सम अप, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनता भी कम है और काम कम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, इट डज़न्ट वर्क इफेक्टिवली, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है शरीर में, मतलब स्वादुपिंड मतलब पैंक्रियास किसी कारण खराब हो जाता है। यूजुअली ये छोटे बच्चों में होता है। सो बच्चों में क्या होता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन जैसे कॉक्सैकी वायरस या फिर कोई दूसरे वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है, उनका स्वादुपिंड मतलब पैंक्रियास खराब हो जाता है। यूजुअली ये बहुत बुरी तरह से खराब होता है कि इंसुलिन प्रोडक्शन पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है और ऐसे पेशेंट्स को फिर लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ता है। अगर ये पेशेंट इंसुलिन ना ले तो उनको कोमा में जाने का रिस्क रहता है, बॉडी में कीटोन्स बनने का रिस्क रहता है। सो टाइप 1 डायबिटीज़ में प्रीडोमिनेंटली इंसुलिन डेफिशिएंसी, प्रीडोमिनेंटली नहीं एक्सक्लूसिवली यू कैन से इंसुलिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है और टाइप 2 मिक्सचर डिसऑर्डर है। तो इवेंचुअली ऐसा है कि नो मैटर व्हाट यू डू आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा टाइप टाइप में डायबिटीज के टाइप 2 में यूजुअली ऐसा होता है, आप देखेंगे टाइप 2 में ज़्यादातर पेशेंट को 10-15 साल बाद इंसुलिन लगता ही लगता है। बट ऐसे भी कुछ लकी पेशेंट्स रहते हैं जिनको 30-30 साल तक भी इंसुलिन नहीं लगता, बट यूजुअली ऐसे पेशेंट्स बहुत कम देखने को। मैक्सिमम पेशेंट को 15 साल के आसपास 20 मैक्सिमम 20 साल इंसुलिन लगता ही लगता है। टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। बट इफ़ यू सी कि डायबिटीज़ में कॉमन बिलीफ है जो हम लोग का काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है एज फॉर अ लेमैन कि डायबिटीज़ होता है शुगर की वजह से, शुगर इज़ द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज़। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? सो बेसिकली आपका क्वेश्चन शुगर खाने से डायबिटीज़ होता है क्या ये? सो देखिए बेसिकली शुगर खाने से क्या होता है, आपकी कैलोरिक इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके वजह से आप स्थूल ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली। और अगर आप ज़्यादा रिफाइंड फूड खाएंगे, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, ज़्यादा शुगर प्योर फॉर्म में खाएंगे तो आपके बीटा सेल्स मतलब पैंक्रियास के सेल्स पे लोड तो आने वाला है। सो आपके चांसेस डायबिटीज़ होने के बढ़ जाते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म इज़ कि जब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते, ज़्यादा शुगर खाते हो तो आपका वज़न बढ़ने लगता है। याद रखिए कि एक ज़माना था जब हम फैट को बुरा मानते थे, चर्बी। हमारे खाने में 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कर्बोदय, प्रोटीन मतलब प्रथिन और फैट मतलब चर्बी की मात्रा। सो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहले हमको ये पता था कि चर्बी खाने से बीमारियाँ होती है, फैट की चीज़ें खाने से बीमारी होती है। लेकिन आई वुड से कि आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग अवेयर है, वो ज़्यादा तेल की तली हुई चीज़ें नहीं खाते। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतना बोला नहीं जाता, वो कार्ब्स बहुत खा रहे। सो आई वुड से इन 21st सेंचुरी यू शुड से कि कार्ब इज़ द न्यू फैट। सो वी शुड रिमेंबर दैट कार्ब इज़ द न्यू फैट। तो कार्बोहाइड्रेट को कम करना चाहिए, प्रोटीन्स को बढ़ाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है। आप देखेंगे तो ज़्यादातर स्टडीज़ जो हुई है थ्रू आउट इंडिया, ICMR ने जो स्टडीज़ की है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, उसमें बताया गया कि अप टू 70% ऑफ डाइट कार्बोहाइड्रेट डाइट होता है इंडियाज़ में। आप नॉर्थ ले लीजिए, साउथ ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए, वेस्ट इंडिया ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, दिस इज़ द सिनेरियो। जबकि हार्डली 55%, 60% मैक्सिमम वुड बी अ गुड ऑप्शन। सो इतना कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। तो जस्ट फॉर सेक ऑफ आवर ऑडियंस, आप कार्बोहाइड्रेट्स में क्या-क्या कंसीडर करते हो मतलब? देखिए कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली ऐसी चीज़ें जो हमको तुरंत ऊर्जा देती, ग्लूकोज स्पाइक। हाँ, तुरंत ऊर्जा देती है। सो देखिए आप चावल देखिए, आलू देखिए या फिर गेहूँ ले लीजिए, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स। इवन फ्रूट्स में भी कार्ब्स होता है, लेकिन आपको ये देखना है कि आप खा रहे हो कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है। सिंपल अगर कार्ब्स तो खाने पड़ेंगे आपको, आपको न्यूट्रिशन आपको एनर्जी भी चाहिए, बट एज़ फार एज़ पॉसिबल हो सके उतने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए। सिंपल कार्ब्स फास्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, शुगर का स्पाइक लेके आते हैं, शुगर ऊपर भी फास्ट जाता है और नीचे भी फास्ट आ जाता है। ओके, सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के 2-3 एग्जांपल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ओट्स, ओट्स एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। सो ये एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। ऑन द अदर हैंड यही आप देखिए से अगर आप कोई मैदे की चीज़ खा रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब बहुत फास्ट होगा। सो एक था ओट्स जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था और एक था सिंपल कार्बोहाइड्रेट था।
सो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितने हो सके उतने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाइए। एंड व्हाट, जैसे आपने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर जो हम कंज्यूम करते हैं उससे देयर इज अ हाई चांस, बट ये सारे में इन डायबिटीज इन स्पेशली इन टाइप 1 एंड टाइप 2, व्हाट रोल डज स्ट्रेस प्ले? लाइक स्ट्रेस होता है किसी को मेंटल स्ट्रेस होता है, तो एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस जो होता है उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल में क्या इम्पैक्ट आता है? से मेंटल स्ट्रेस आज के लाइफस्टाइल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, डायबिटीज़ कॉजेशन में भी और डायबिटीज़ के स्पाइक और फ्लक्चुएशंस में भी हो जाने के बाद में आई एम टॉकिंग, बट मतलब एक बार डायबिटीज़ होता है तो उसके बाद में फ्लक्चुएशंस में भी। और ये आप जितने कॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक है उतना ये डिस्टर्बेंसेस आपको ज़्यादा दिख के आएंगे। इससे मैं क्या मीन करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली देखिए, अगर एक सिंपल टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है जिसको अभी अभी डायबिटीज़ हुआ है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ले, उसकी रातों की नींद बराबर ना हो, उसको मानसिक तनाव बहुत हो, तो उसका शुगर जो आता था उससे 10-20 पॉइंट ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन यही अगर एक पेशेंट है जो 20 साल से डायबिटिक है, जिसको किडनी प्रॉब्लम्स है, जिसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, वो थोड़ा स्ट्रेस भी ले ले तो उसका सीधा 150-200 से शुगर बढ़ सकता है। सो ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी कि आपका स्टेज ऑफ डायबिटीज़ कितना है, अब कितने कॉम्प्लिकेटेड है। अगेन एक टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर एक टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट रात को बराबर ना सोए, सो उसका शुगर तुरंत दूसरे दिन बहुत ज़्यादा स्पाइक हो जाएगा। टाइप 2 में उतना नहीं होगा। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डायबिटीज़ ऑल्सो मैटर्स। सिमिलरली पैंक्रियाटाइटिस वाला डायबिटीज़ होता है, पैंक्रियाटाइटिस की वजह से होने वाला डायबिटीज़ होता है, इसमें भी डायबिटीज़ बहुत फ्लक्चुएशंस होता है। तो पैंक्रियाटाइटिस तो सेटल हो जाता है, पोस्ट पैंक्रियाटाइटिस डायबिटीज़ कहते हैं इसको, या सेकेंडरी डायबिटीज़ कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं शुगर के। सो ये मैटर करता है। डायबिटीज भी काफ़ी अभी इट्स वेरी वेल कैप्चर्ड थिंग, और देर आर साइंस जो लोगों को दिखती है कि आपको अगर कोई साइंस है तो आप प्री डायबिटिक हो। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर दो साइन, वो साइंस क्या है जो कंसिडर कर सकते हैं कि प्री डायबिटिक है, और हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम बिकमिंग इट टू बी अ फुल 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 ब्लोन डायबिटीज? सो पहले तो मैं आपको बताऊंगा प्री डायबिटीज़ क्या होता है। सी नाम ही सिंपल है, प्री डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ आने के पहले जो स्टेज होता है उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। तो पहले तो हम समझ लेंगे कि शुगर कितना होना चाहिए नॉर्मल व्यक्ति के लिए। सो देखिए, फास्टिंग भूखे पेट का शुगर एक नॉर्मल व्यक्ति में 100 से नीचे होना चाहिए। खाना खाने के बाद का शुगर आपका 140 के नीचे होना चाहिए। अगर आपका इस लेवल में आता है तो आप एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अगर आपका HbA1c मतलब लास्ट 3 महीने का एवरेज शुगर 5.8 के नीचे आता है तो वो नॉर्मल है। लेकिन हो सके तो HbA1c हमेशा अच्छी मेथड से कीजिए। अच्छी मेथड है HPLC। अनफॉर्चुनेटली इवन अच्छी स्टैंडर्ड सिटीज़ में भी सारी लैब्स HPLC मेथड से नहीं करती। कोई इम्यूनोटर्बिडोमेट्री से करती है, कोई नैकोकार्ड से करती है। सो आप हमेशा, भले आप पेशेंट है, इतना आपको भी देखना चाहिए कि आपके लैब ने किस मेथड से HbA1c टेस्ट करवाया है। सो उसमें देखिए HPLC लिखा होगा, मेथड का नाम HPLC लिखा होगा और एक ग्राफ होगा, तो आपको समझ जाना है कि ये मोस्ट स्टैंडर्ड मेथड है। आप ऑडियंस में से अगर कोई लोग समझ रहे हैं, कोई इंजीनियर वगैरह होंगे या कोई किसी का केमिस्ट्री का बैकग्राउंड रहा होगा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि HPLC स्टैंड्स फॉर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हम जिस प्रकार से एक तत्व को डिलीनिएट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसी प्रकार से हीमोग्लोबिन के डिफरेंट डिफरेंट अंश अलग अलग हो जाते हैं और उसमें से HbA1c मेजर किया जाता है। सो ये सबसे स्टैंडर्ड मेथड है। ये हो गया। मैंने आपको प्री डायबिटीज़ के बारे में बता दिया। प्री डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। रफली आज इंडिया में, रफली मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, आपको रफ बता रहा हूँ, 10.7 करोड़ प्री डायबिटिक है और 11.3 करोड़, सॉरी 10.7 करोड़ डायबिटिक्स हैं और 11.3 करोड़ प्री डायबिटिक्स है इंडिया में रफली। और ये प्री डायबिटिक में से काफ़ी पेशेंट्स अगले 3 से 5 साल में डायबिटिक बन जाएंगे। सो ये बहुत भयावह स्थिति होने वाली है आगे आते समय, आने वाले टाइम में, कि बहुत ही तेज़ी से इंडिया में डायबिटीज़ का रुग्ण बढ़ जाएंगे, डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ जाएंगे। सो देखिए, एक समझने की बात कीजिए, आप 10 करोड़ या 10.5 करोड़ जो भी डायबिटिक है वो तो रहेंगे, उसमें से कुछ गुजर जाएंगे, ज़्यादातर तो जिंदा रहेंगे। और सडनली अगर ये 11-11.5 करोड़ डायबिटिक में के, अगर समझिए 3-4 करोड़ डायबिटिक भी अगले 5 साल में डायबिटिक बन जाते हैं, सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि डायबिटीज़ का प्रपोर्शन कितना बढ़ेगा।
सीधा 30-40% स्पाइक हो जाएगा सिर्फ 5 साल में, नंबर्स में आई एम टॉकिंग। तो ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो सकती है। अब देखिए अभी डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ यंगस्टर्स को हो रहा है, सो ये बहुत डेंजरस कंडीशन है। हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया है ना इतने ट्रिलियन डॉलर है ना 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, लेकिन अगर डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को या सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को हैंडल नहीं किया गया, सो आगे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखिए इंडिया का आज सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हमारा यंग पॉपुलेशन। यही हम यूएस जैसे देशों को या बहुत से प्रगत देशों को, यूके जैसे प्रगत देशों को बीट करते हैं कि वहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन, उम्र वाला पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स, इसीलिए अगले 20-25 साल इंडिया के हैं। सो हम डेफिनेटली नॉट ओनली इन द स्टॉक मार्केट बट अदरवाइज ऑल्सो वी आर गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। डेफिनेट दिस इज़ व्हाट एवरी इंडियन नोज। बट अगर आप सोचिए यही यंगस्टर्स जो 30 में डायबिटिक हो रहे, वो अगर 40-50 में जाके बेड पे आ गए, इनका किसी का किडनी फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, किसी की आंखें खराब होने लग गई, सो 25 साल बाद क्या सिनेरियो होगा अपने कंट्री में, आप सोच सकते हैं। ये वैसी स्थिति होगी जैसी HIV एड्स के वजह से बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ में हो गई है। बहुत सी कंट्री है अफ्रीका में जैसे जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया वगैरह, इस कंट्री में अगर आप किसी गांव में चले जाओ, गांव देहात में चले जाओ, सो उस जगह पर मतलब आपको सिर्फ ओल्ड पॉपुलेशन दिखेगा और बच्चे दिखेंगे। मिडिल एज पॉपुलेशन HIV एड्स की वजह से मर चुका है। हर 4 में 1 को HIV पॉजिटिव है इसमें से कुछ कंट्रीज़ में। इतना डेंजरस सिचुएशन। ऐसी ही कुछ स्थिति हमारे देश की हो जाएगी कि हर 4 में 1 पेशेंट को अगर डायबिटीज़ होने लगा 30 साल की उम्र में, एक 15-20 साल में डायबिटीज़ बहुत से कॉम्प्लिकेशंस कर देता है। अभी आपने जो ज़्यादातर पेशेंट्स देखे होंगे, इन सबको डायबिटीज़ आया है 50 में, 60 में, 70 में। अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है, ये सबको 30 में डायबिटीज़ आ रहा है। दूसरा चीज़ मतलब ये जो इनको जो 60 में डायबिटीज़ आया था या 50 में डायबिटीज़ आया था, इनको कॉम्प्लिकेशंस होने को 20-25 साल लग गए, क्योंकि इनका लाइफस्टाइल अच्छा था, इनका मानसिक तनाव कम था, इनके सोने के टाइम ठीक थे, इनके पास मोबाइल नाम का ये एक यंत्र नहीं था, जो बहुत ही डेंजरस यंत्र। In the 21st century, we are going to see a lot of diseases because of mobile. Mobile is going to be the biggest cause of diseases in coming years. You will see, especially for psychological and psychiatric illnesses. आप देखिए यंगस्टर्स पागल की तरह हर मिनट में मोबाइल चेक करते रहते, रखते उठाते, हाँ, सो दे आर बिकमिंग क्रेजी। इससे उनका माइंड भी बहुत फ्लीटिंग होता जा रहा है, फ्लीटिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होते जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेगी। सो क्या हो रहा है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है, आज अंडर स्लीप है, बहुत सारी टू मेनी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। आज एक एवरेज आदमी भी 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहा है, उसको खाने को, पीने को, सोने को टाइम नहीं। वो ट्रैवल कर रहा है, मुंबई जैसे सिटी में कम से कम 2-3 घंटे तो वो ट्रैवल में स्पेंड कर रहा है। इसके बाद में उसके पास कोई टाइम नहीं रहता, उसका कोई इमोशनल टच भी नहीं है आजकल, ना अपनी फैमिली से, ना अपने कलीग से, सिर्फ वो एक मशीन बनकर रह गया है। मतलब लोगों को, और अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे तो ये टाइम भी वो सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहा है। मतलब टाइम नहीं है, लेकिन वो रात को 2 बजे तक सोशल मीडिया पे स्पेंड करेगा। इससे बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज होते जा रहे हैं। सो व्हाट आई एम वरीड अबाउट कि अगर आज डायबिटीज़ को बराबर हैंडल नहीं किया गया, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ को यंगस्टर्स में आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हमारे पास रोज़ की OPD में कम से कम 2-3 नए पेशेंट आई एम टॉकिंग अबाउट 30s में या 25 में होते हैं, 25 से 30 के बीच में या 30 से 35 के बीच में। दैट्स शॉकिंग ऑनेस्टली। हाँ, आप सोचिए, ये जब आजकल मैरिज का एज भी लेट होता जा रहा है, आप सोचिए समझो जब एक व्यक्ति 50 साल का होता है तो उसके बच्चे हार्डली 15 साल के होते, पर 50 साल में अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर अगर उसको कोई मेजर डिजीज़ हो जाती है, सो उसकी फैमिली इकोनॉमिकली कितना सफ़र करेगी and how the country will start collapsing. We have to understand this. What India needs immediately is a good diabetes prevention program. जैसे अनफॉर्चुनेटली हम स्काई वॉक्स या फ्लाईओवर तभी बांधते हैं जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता। जो चीज़ 10-15 साल पहले करनी चाहिए थी, वो हम 10-15 साल और लेट कर देते। इसी प्रकार से आज भी लोगों को ये नहीं समझ पा रहे, इवन गवर्नमेंट ने इसको एग्रेसिवली लेना चाहिए कि डायबिटीज़ को हैंडल करना चाहिए। अगर इंडिया की इकोनॉमी को कोलैप्स करने से बचाना है
हेल्थ तो जाने दीजिए, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट इकोनॉमी। 2 पेशेंट खुद के जेब से पैसे भर रहा है, गवर्नमेंट पे लोड नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो बैंकरप्ट होने लग गया, मतलब ये रिसेंटली समवन हैड सेड, आई थिंक ज़ीरोदा के कामत ने कहा था कि मोस्ट इंडियंस आर जस्ट 1 हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंकरप्सी। या एक एडमिशन हो जाता है हॉस्पिटल में और पेशेंट बैंकरप्ट हो जाता है। अब इस व्यक्ति के बच्चे कितने ही होशियार हो, कितने ही ब्रिलियंट हो, वो क्या पढ़ेंगे और क्या लाइफ में करेंगे और क्या प्रोग्रेस करेंगे और क्या देश का प्रोग्रेस होगा। यू नो ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या हो सकते हैं जो दैट कैन प्रिवेंट दैट दिस? देखिए, गवर्नमेंट कितने जल्दी कर पाएगी और कितने बड़े लेवल पे कर पाएगी, ये बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज अपना बहुत ही आई मीन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। ये सब चीज़ों के लिए पार्क्स बनाना, लोगों को मोटिवेट करना, वर्किंग आवर्स कम करना, उनको घूमने फिरने के लिए इंसेंटिव देना, जैसे कुछ कंट्रीज़ में, ये सारी चीज़ों को अभी बहुत टाइम है। सो आई थिंक गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहते, हमको खुद को पहले समझना है कि हमारी हेल्थ सफ़र होने वाली है और हमको प्रॉब्लम्स होने वाले। सो कम से कम लाइफस्टाइल ठीक करने की कोशिश कीजिए। देखिए, लाइफस्टाइल मतलब सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज नहीं होता। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि परहेज कर लो, थोड़ा बहुत व्यायाम कर लो, यहाँ पर हाथ पैर हिला लो, सब सही हो जाएगा, इतना नहीं। नींद का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम टेलिंग यू, इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वी आर गोइंग टू सी मल्टीपल नंबर ऑफ डिजीजेस बिकॉज ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन। स्लीप डिप्राइवेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, स्लीप हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है। बहुत से आज के यंगस्टर्स 8 घंटे तो सो रहे हैं, लेकिन कैसे 8 घंटे सोते? सुबह 2 बजे सोते और सुबह 10 बजे 11 बजे उठते। इससे आप पूरा पैटर्न ही आपका चेंज कर रहे हैं। आपके ब्रेन में जो पीनियल ग्लैंड है, इसको वो सनलाइट समझता है, इसको ट्यूबलाइट नहीं समझता। आपका हार्मोनल सिक्रीशन एक डायरनल पैटर्न फॉलो करता है। ये सभी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको ऑब्वियसली हार्मोनल डिजीजेस बढ़ेगी। आप डायबिटीज़ का ही क्यों, आप थायराइड का देखिए। 25 साल पहले, 30 साल पहले कितने लोगों को थायराइड होता था, लेकिन आज देखिए कितने लोगों को थायराइड हो रहा। डेफिनेटली थायराइड का पिकअप रेट भी बढ़ गया है और हम टेस्ट भी ज़्यादा करा रहे हैं, बट स्टिल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल हार्मोनल डिजीजेस लाइक डायबिटीज़, थायराइड, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और सारे ही हार्मोनल प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। सो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, लाइफस्टाइल में सिर्फ जैसे मैंने कहा डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप का भी नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों का रोल है। आप फैमिली लाइफ में कितने खुश हैं? क्या आप आपके वाइफ के साथ आपको बैठ के बात करने को टाइम मिलता है? आपको बच्चे के साथ अपने टाइम मिलता है? आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने को टाइम है? ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल फैक्टर्स भी से ये सारी चीज़ें बहुत मिस हो रही है आज के ज़माने में। अगर आप देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है हेल्थ इज़ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आज हम सिर्फ फिजिकल वेलबींग पे ध्यान दे रहे हैं। रिपोर्ट्स कराते हैं, हाँ विटामिन B12 ऊपर है, नीचे है, डी इधर है, उधर है, उसको ट्रीट कर रहे हैं। मुझको बताइए, ऐसा कौन सा ब्लड टेस्ट है जो आपको बताता है कि एक पेशेंट माइंड में खुश नहीं है? ऐसा कौन सा MRI है जो बताता है, सीटी स्कैन है कोई बताता है, कौन सा हेल्थ चेकअप बताता है कि आपके माइंड में कितनी उथल पुथल चल रही है? ट्रू। सो फिजिकल हेल्थ पे हम ध्यान रहे। मैंने आपको क्या था, फिजिकल हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेरी। सो मेंटली तो मैक्सिमम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं आज, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई। टाइम ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, और जो टाइम है वो भी सब गलत नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में स्पेंड करे, जैसे सोशल मीडिया वगैरह, इतनी सारी चीज़ों पे। सो फिजिकल, मेंटल हो गया, और सोशल। ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। हमको सोसाइटी में मिक्स होना है। आज कितने सारे लोग ऐसे प्रोफेशंस में हैं जिनको किसी से बात ही नहीं करने को मिलता है। सिर्फ वो एक मशीन से बात कर रहे हैं, या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या कॉल सेंटर में किसी से बात कर रहे हैं। मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ। मैं अपने असिस्टेंट डॉक्टर्स को हमेशा कहता हूँ कि हम कितने लकी प्रोफेशन में रोज़ हमको 100 अलग अलग प्रकार के लोगों को मिलने का मौका मिलता है। उनके साथ में उनके रिलेटिव भी होते हैं, तो हम रोज़ 100 या 200 डिफरेंट आइडियाज़ हमको मिलते हैं। हमको आइडियाज़ के डायलॉग्स के एक्सचेंज होते। हम कितने लकी हैं कि हम ऐसे प्रोफेशन में। बट लॉट ऑफ पीपल आर नॉट लकी लाइक अस। डेफिनेटली। दे आर जस्ट गोइंग इन देयर वर्किंग प्लेस एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दैट कंप्यूटर। ऐसे लोगों को धीरे धीरे कितने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगे हैं। सो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। सो लाइफ स्टाइल को 360 डिग्री टर्न देना है। अब
जब मैं पेशेंट्स को ऐसा कहता हूँ मेरे पेशेंट को 360 डिग्री टर्न देना है तो उनको नहीं समझता कि क्या करना। सो मैं उनको सिंपल भाषा में एक समझाता हूँ कि आपको ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है जो आपके दादाजी जीते। सो आपके दादाजी सुबह 4 बजे उठते थे, वो अभी मराठी में कहते दही भाकरी खाते थे और शेतात चालत जायचे। जो खेत 2-4 किलोमीटर दूर होता था वहाँ पर चल के जाते थे। फिर वो सारे काम वाम करके शाम को 5 बजे तक शाम को घर पे आ जाते थे। फिर वो रात को 8 बजे वो सब सो जाते थे। फिर हर फेस्टिवल्स पे लोग मिलते थे, हर छोटी छोटी चीज़ों पे लोग एक दूसरों के घर पे जाते थे। ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी। सो ये आजकल कहाँ पर हो रहा है? ये सारी चीज़ें बहुत मैटर कर रही है हमारे डिजीज़ कॉजेशन। तो बस हमारा इमोशनल सपोर्ट बहुत कम हो गया। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स, बट मैं बहुत बार अपने पेशेंट्स के बच्चों को भी देखता हूँ जो उनको एकम्पनी करते रहते हैं, 8 साल के 10 साल के। सो पेशेंट्स मुझको बताते हैं कि ये बच्चे को बहुत एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन क्यों आता है? क्योंकि उसके पास आईफोन नहीं है। हमारे पास तो बचपन में कुछ भी नहीं था, हमारे पास तो टेक्स्ट बुक खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन हमको कभी डिप्रेशन नहीं आया। हम तो उसमें से भी लड़के ऊपर आ गए। बट आज के बच्चे को आईफोन नहीं मिल रहा इसलिए डिप्रेशन आया, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं इसलिए उसको डिप्रेशन। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर योर बेसिक नेसेसिटीज। सो हम पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आइडियली ह्यूमन बींग्स वेर सपोज टू बी चेरिस्ड एंड मटेरियल्स वेर सपोज टू बी यूज्ड। मतलब हिंदी में बताऊंगा कि इंसान नो के साथ रिलेशंस बनाना चाहिए था और मशीन्स को यूज़ करना चाहिए था, लेकिन हम मशीनों को वैल्यू करने लग गए, चेरिश करने लग गए, उसमें आनंद लेने लग गए, एक आईफोन खरीदने में या इस सब चीज़ों में, और अब इंसानों को यूज़ करने लग गए। सो ये सारी चीज़ें बीमारियाँ तो करेगी ही करेगी। डेफिनेटली। सो ये बहुत सारी चीज़ों को, सो इन शॉर्ट एक कहूँगा कि अगर आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी है तो आपके दादाजी की लाइफस्टाइल या दादी की लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश कीजिए। सो वेरी वेल पुट के हमारा बेसिकली इवन दो वी आर इन अ वेरी बिग पॉपुलेशन, वेरी गुड नंबर, हमारा कोई यूज़ नहीं होगा अगर हम हेल्थ वाइज इतने अच्छे नहीं है, हमारी हेल्थ अफेक्टेड है। Correct. ऑल्सो सिंस दिस इज गोइंग ऑन, a lot of pregnant females are also developing diabetes, postpartum diabetes हो रहा है। तो what is happening? Because earlier days ये नहीं होता था, and what can they do कि वो avoid कर सके वो postpartum diabetes को? What is something that they can do differently? देखिए मैंने आपको पहले 2 टाइप के डायबिटीज़ बताया। बेसिकली 4 मेन प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बच्चों को होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो ज़्यादातर लोगों को होता है। तीसरे प्रकार का डायबिटीज़ है जो प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़, और चौथे प्रकार का डायबिटीज़ है जिसको मिसलेनियस ग्रुप बोलते हैं, जिसमें सारे ही प्रकार के डायबिटीज़ आ जाते हैं। जैसे कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कुछ पैंक्रियास की बीमारी की वजह से, जैसे कुछ हार्मोनल डिजीजेस की वजह से, या बहुत सारे दूसरे कॉजेज़ हैं जैसे कुछ मेडिसिन वगैरह। सो अभी हम तीसरे प्रकार के डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, जो प्रेगनेंसी में आने वाला डायबिटीज़। सो इसमें भी 2 प्रकार हो सकते हैं। एक तो प्रेगनेंसी में पहली बार पता चला है वो डायबिटीज़, लेकिन पहले से ही था, हाँ। या फिर प्रेगनेंसी में पहली बार ही हो गया है डायबिटीज़। सो जो प्रेगनेंसी में होता है, क्लासिकल प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़ जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, वो आइडियली 28 वीक्स के बाद में होता है। हम आप कहेंगे 28 हफ्ते के बाद में ही क्यों? क्योंकि बॉडी में ऐसे कुछ हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, मतलब प्लासेंटा, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन बनाने लगता है, तो उसके वजह से ऐसे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि शुगर बढ़ने लगता है। ये ऑलमोस्ट सारी लेडीज़ में ही होता है, बट उनमें इतना मार्जिनल होता है कि उनका शुगर एबनॉर्मल रेंज में नहीं आता। बट ऐसी लेडीज़ जो स्थूल है, जिनके फैमिली में डायबिटीज़ है, जिनको बहुत सारे दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसे लोगों का शुगर बढ़ने लगता है, स्पेशली आफ्टर 28 वीक्स। इसको क्लासिकल जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अभी किसी किसी को डायबिटीज़ पहले ही होता है और वो बाद में प्रेग्नेंट हो जाते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। उसको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है, या फिर टाइप 1 हो सकता है और वो प्रेग्नेंट हो सकता है, या फिर कभी कभी डायबिटीज़ होता है पहले से लेकिन पता नहीं चलता है। प्रेगनेंसी में कैसे चेकअप होता है इसलिए पता चल जाता है। सो ये डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। अब डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए। अब ये जो मैं बताने वाला बराबर ध्यान से सुनिए। देखिए, मुझको हमेशा ऐसा लगता है
कि वन ऑफ द रीजंस कि इंडिया में डायबिटीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया पिछले 20-25 साल में कि डायबिटीज़ इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें बहुत सारे कारण हैं, मॉल कल्चर, कोला कल्चर, हम सीडेंटरी हो गए हैं। स्पेशली आप देखिए 1996 में जब गैट करार हुआ, उसके बाद में जब ग्लोबल चेन्स, ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया में आने लगे, उसके बाद में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है हमारे लाइफस्टाइल में। 2 चैनल हुआ करते थे दूरदर्शन के, वहाँ से 200, 300, 400, आई डोंट नो कितने चैनल, प्रोबेबली 1000 चैनल हो गया आज देखने के लिए। सो ये जो चेंजेस हुआ है ये तो रिस्पॉन्सिबल है ही, हमारी लाइफस्टाइल वेस्टर्नाइज हो गई, ये तो रिस्पॉन्सिबल है ही। बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में चेंज हुई। वन ऑफ द थिंग इज़ कि आई ऑलवेज फील कि रीज़न फॉर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डायबिटिक्स इन इंडिया कि हमारे कंट्री में प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ स्क्रीन ही नहीं किया जाता, स्क्रीन किया जाता है तो उसको बराबर से मैनेज नहीं किया जाता। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर या अपने असिस्टेंट डॉक्टर्स को कहता हूँ कि अगर एक पेशेंट को अगर आप सही मैनेज नहीं करो तो यू आर डूइंग इनजस्टिस टू वन पेशेंट। बट अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी को बराबर मैनेज नहीं कर रहे, सो यू आर नॉट डूइंग इनजस्टिस टू 2 पेशेंट्स, यू आर डूइंग इनजस्टिस टू एन एंटायर जनरेशन। मतलब आप एक पूरी पीढ़ी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा। सो देखिए, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा उसके गर्भ में होता है, सो वो बच्चा ऐसे कंडीशन में ग्रो होता है, अगर उसका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो तो वो ऐसे कंडीशन में ग्रो होता है जहाँ पर उसके कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं उसके बॉडी में कि वो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको बहुत ही यंग एज में डायबिटीज़ आने के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो उसमें कुछ ऐसे यू कैन से जेनेटिक चेंजेस होने लगते हैं कि वो अपने हर जनरेशन में पास करता है। सो मदर को डायबिटीज़ आया था 30s में, बच्चे को आ जाएगा 20s में, अभी उसके अगले जनरेशन को कितने में आएगा आप इमेजिन कर सकते। सो इसीलिए डायबिटीज़ का एज बहुत फास्ट कम होता है। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रेग्नेंट डायबिटिक्स को जल्दी स्क्रीन करना और उनको अच्छे से ट्रीट करना। अगर गवर्नमेंट को आज के ज़माने में देखिए डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट को चालू करना है तो बड़े लेवल पे इतना फंड्स ही नहीं होगा गवर्नमेंट के पास कि इतने बड़े लेवल पे कर सके। बट एटलीस्ट उन्होंने कम से कम प्रेग्नेंट डायबिटिक पेशेंट्स को एग्रेसिवली हैंडल करने का कुछ तरीका बनाना चाहिए। उनको मोर ऑफन स्क्रीनिंग होना चाहिए। इवन गांव देहात खेड़े में भी ये सब चीज़ होनी चाहिए ताकि जल्दी पिकअप हो जाएंगे और जल्दी ट्रीट होंगे। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। उससे फ्यूचर जनरेशंस भी सेफ हो जाएगी एंड आवर फ्यूचर पॉपुलेशन विल बी मच हेल्दियर देन व्हाट वी आर राइट नाउ। डेफिनेटली। ऑल्सो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट वन स्टडी एज वेल, जहाँ पर मैंने देखा था कि 50% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन आर एट रिस्क ऑफ हैविंग डायबिटीज। सो बट इफ़ यू स्क्रीन, देखिए ऑलमोस्ट मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में जब आप स्क्रीन करते हो तो हर 5 में से 1 का कुछ ना कुछ शुगर का प्रॉब्लम निकलता है। दैट इज़ द रेट इन टुडेज वर्ल्ड। इनफैक्ट स्टडी की गई है चेन्नई में। चेन्नई में बताया गया है कि उनमें उन्होंने जब स्क्रीन किया तो ऑलमोस्ट 16 to 18% पेशेंट्स उनके शुगर के कुछ इश्यूज थे प्रेगनेंसी की बात करें। इन मुंबई में भी हम जब देखते हैं, जब गायनेक्स से बात करते तो वो कहते हैं कि हर 5 में एक हर लेडी को तो शुगर का कुछ प्रॉब्लम निकलता है। नॉट नेसेसरी कि हर लेडी को प्रेगनेंसी में गोलियों की या इंसुलिन की ज़रूरत पड़ी। बहुत से लोग डाइट से भी मैनेज हो जाते हैं, परहेज से। लेकिन कहने का मतलब है कि ये पेशेंट्स अगर पिकअप नहीं हुए, उनको पता ही नहीं चला, तो वो डाइट भी नहीं करेंगे, एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और उनको कॉम्प्लिकेशंस होगा। यस। तो ये अवॉइड करने के लिए ऐसा कुछ कर सकते कि हम पहले से डाइट करें या कुछ चीज़ें हैं जो हम कभी कंसीव करने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हम पहले से अवॉइड करें ताकि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉब्लम्स हो वो रिड्यूस हो सके। ऐसा कुछ चेंजेस। प्रेगनेंसी एक्चुअली हमेशा एक प्लान्ड चीज़ होनी चाहिए। अगर आप अपने देश में देखें तो ज़्यादातर लोग शादी हो गई और शादी हो गई उसके बाद में बच्चा हो गया, कोई प्लान नहीं किया था। अभी तो फिर भी एजुकेटेड लोग प्लानिंग करने लगे, लेकिन एजुकेटेड लोगों का भी प्लानिंग इनकम्प्लीट प्लानिंग है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। सो देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक फार्मर अगर उसको खेत में एक नया क्रॉप ग्रो करना है, एक नई फसल लगानी है, तो वो क्या करता है? सबसे पहले सॉइल चेक करेगा, देन ही विल चेक कि मौसम कौन सा बेस्ट है मेरे फसल के लिए, बारिश कभी है। फिर प्लॉइंग करेगा, फर्टिलाइज़र डालेगा। सो वो पहले ज़मीन को उपजाऊ बनाएगा, फर्टाइल बनाएगा,
बाद में सीड्स उसमें बो करेगा, सो करेगा, एंड उसके बाद हिसाब से फिर अच्छा एक क्रॉप आएगा। मतलब एक अनपढ़ अनाड़ी फार्मर को भी ये पता है, लेकिन हमारे एजुकेटेड लोगों को ये पता नहीं है कि एक लेडी के बॉडी में एक नया लाइफ ग्रो होने वाला है। सो पहले उसको उस लेवल तक फर्टाइल या उस लेवल तक हेल्दी बनाना चाहिए, आई शुड से, रेदर देन फर्टाइल। फर्टाइल इज फॉर सॉइल, हियर वी यू हैव टू टॉक अबाउट हेल्दी। सो उसके पहले उसको फॉलिक एसिड दिया जाना चाहिए, उसका पहले तो हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, उसमें कोई डेफिशिएंसीज है तो उसको ट्रीट किया जाना चाहिए, उसको कोई बॉर्डरलाइन डिजीज है तो उसको हैंडल किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में वेल प्लान तरीके से गायनेक के पास जाके सब कंसल्ट करके फिर प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती, सीधे प्रेग्नेंट हो जाती है, 7वें महीने में जाके अपना नाम दर्ज करा। कितना गलत है। प्रेगनेंस, चलिए आपने पहले गायनेक के पास नहीं गए, लेकिन कम से कम प्रेग्नेंट होते ही तुरंत तो गायनेक के पास जाना था। गायनेक मतलब स्त्री रोग तज्ञ के पास जाना चाहिए था। सच कहो तो स्त्री रोग तज्ञ के पास कब जाना चाहिए? प्रेगनेंसी रखने से पहले। मैं तो कहूँगा आज की दुनिया में मैरिज होने से पहले गायनेक के पास जाके कंसल्ट करके उससे समझ लेना है बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट यंग लड़कियों ने बहुत सी वैक्सीन्स भी लगानी होती, जैसे HPV वैक्सीन। CA सर्विक्स बहुत तेज़ी से बढ़ता जा, और हम इतने लकी है कि इसके लिए एक वैक्सीन है। बट अनफॉर्चुनेटली अपने देश में वैक्सीन के बारे में भी इतनी गलत फहमी है। अभी रिसेंटली कोविड के वैक्सीन के वजह से तो और भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मीडिया ने उसको इतना हाइप कर दिया कि जो प्रॉब्लम होता है हर प्रॉब्लम वैक्सीन के वजह से होता। मतलब किसी को छींक भी आ गई तो उसने 2 साल पहले वैक्सीन ली थी, इसलिए हो गई। सो ये इतना जो नेगेटिविटी फैलाया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। HPV वैक्सीन कितना इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, लेडीज़ को देना चाहिए। कम से कम जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो सबको देना चाहिए। 9 साल की लड़कियों से शुरू हो सकता है। 2 वैक्सीन्स लगते हैं। इनफैक्ट मोदी जी ने पिछले टर्म इलेक्शन के पहले ये भी कहा था कि वो अगर वापस आए तो वो कंसीडर करेंगे HPV वैक्सीन फॉर ऑल यंग लेडीज़। आई डोंट नो उसके बारे में अभी क्या हुआ, बट ऐसा न्यूज़पेपर में आया था कि दिस गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू कंसीडर दैट, कि वैक्सीनेटिंग ऑल यंग लेडीज़, अनमैरिड लेडीज़। सो ऐसा कुछ हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा। सो ये हो गया वैक्सीनेशन का। तो ये सारी प्लानिंग होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको कहा, जैसे वैक्सीनेशन के बारे में, वैसे ही है ना, ऑस्ट्रेलिया में मीज़ल्स पार्टीज़ हुआ करती थी। मतलब अभी तो मीज़ल्स की वैक्सीन लग रही है, बट एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि लोग कितने, जब ऐसी सारी चीज़ें नहीं थी तब भी लोग कितने अवेयर थे कि प्रेगनेंसी प्लान्ड होना चाहिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया में लोग क्या करते थे कि जो लेडी की शादी होने वाली है, उनकी पार्टी रखते थे। एक ऐसे बच्चे को उस पार्टी में बुलाया जाता था जिसको मीज़ल्स हो गया है। सो ताकि उसको मीज़ल्स हो जाए, वो सब लड़कियों को, मैरिज के पहले। क्योंकि मैरिज में के बाद में, मतलब जब प्रेगनेंसी में मीज़ल्स होता है तो बच्चा मंद बुद्धि का पैदा हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, इंट्रायूटेरन फीटल डेथ हो सकता है, अंदर के अंदर बच्चा मर सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उस ज़माने में भी लोग इतने होशियार थे, लेकिन हम आज भी उसके इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए। सो आई वुड अगेन से, ये 2 इम्पोर्टेंट मैसेज आज के इस पॉडकास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो प्रेग्नेंट लेडी को बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिए, और प्रेगनेंसी का प्रिपरेशन शादी के पहले से शुरू कीजिए। भले शादी के 5 साल बाद उसको प्रेग्नेंट रहना है, भले शादी के उसको 10 साल बाद प्रेग्नेंट रहे, जाकर बात करके रखिए। आपके एंग्जाइटी इश्यूज़ कम हो जाएंगे, आपके बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ कम हो जाएंगे, और आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे जब भी आपको प्रेगनेंसी लगने है। True, definitely. But moving on to the next part that we wanted to cover was फुट केयर इन डायबिटीज़। जो फुट, मतलब ऐसा मानते हैं कि पहले जब भी डायबिटीज़ बढ़ता है तो पहले पैरों पे असर होता है, और बहुत निग्लेक्ट भी हो रहा है आजकल। तो बेसिकली जस्ट आपसे बात करनी थी कि आप क्या एडवाइस करोगे आज के डायबिटिक पेशेंट है जो, हाउ दे शुड टेक केयर ऑफ देयर लाइफस्टाइल, सो ये उनको फुट 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 इश्यूज ना आए आगे जाके। सो देखिए, अगर आपने देखा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से कि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले जो आपने पहले कभी सुनी नहीं। मैं एक टिपिकल पैटर्न में भी आंसर कर सकता हूँ, जानबूझ के मैं थोड़ा साइड ही जाके आपको दूसरी चीज़ें, जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड या कुछ भी दूसरी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ही मैं फूड के बारे में भी बताऊँगा कि फूड केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप देखें तो हमारे संस्कृति में फुट केयर एंड फुटवेयर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे आप देखिए, आपने देखा होगा तो राजा भरत
जब अपने भाई को मिलने जाते हैं, श्री राम को मिलने जाते हैं, तो वो उनकी पादुका लेके आते हैं, फुटवेयर। सो दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ फुटवेयर इन दोज डेज ऑल्सो। चरण स्पर्श करना एक इम्पोर्टेंस है कि फुट को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इंसान को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स हम फेस केयर ज़्यादा बॉदर करते हैं। रोज़ 10 बार मिरर में देखेंगे लेकिन फुट को देखेंगे नहीं। लोगों को क्या लगता है फुट प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल टू ट्रीट है या फिर नेग्लिजिबल प्रॉब्लम है, क्योंकि फुट में आपको बहुत से पेशेंट्स को दिखता भी नहीं है, और बहुत से जिनके एम्पुटेशंस हो गए या पैर कट गए आपको, या उंगलियां कट गई है, आपको देखकर ऊपर से पता भी नहीं चलता कि ये पेशेंट एबनॉर्मल होगा। इवन मेरे क्लिनिक में पेशेंट जब बैठे होते हैं, सो बाकी पेशेंट्स को ये नहीं पता होता कि इनकी 4 उंगलियां पैर की कट चुकी है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि फुट केयर को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जैसे आप रोज़ चेहरा देखते हो वैसे अपना पैर देखना चाहिए। डायबिटीज़ में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें पैर की नसें खराब हो जाती है, पैर की मांसपेशियाँ खराब हो सकती है, पैर की रक्त नलिका खराब हो सकती है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, नसें मतलब नर्व्स खराब हो सकती है, न्यूरोपैथी। जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। अब न्यूरोपैथी में क्या होता है, नसें खराब हो जाती है तो पेशेंट का सेंसेशंस कम हो जाता है। सेंसेशंस कम होने की वजह से पेशेंट्स को छोटी छोटी जख्में जो होती है वो नहीं पता चलती है, और ऐसे पेशेंट्स को छोटे अल्सर्स हो सकते हैं, कॉन्स हो सकते हैं, कैलोसिटीज़ हो सकते हैं, और ये बढ़ते बढ़ते एक दिन गैंग्रीन और एम्पुटेशन का कारण बन सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ये इस स्टेज पर उनको ध्यान नहीं दिया जाता। सो ये हो गया न्यूरोपैथी का। अब न्यूरोपैथी डिटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी टेस्ट होती है जो अर्ली स्टेज में की जानी चाहिए। सो आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी जगह पे अवेलेबल भी नहीं है, और लोग उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं करते जहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि लोग समझते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अम, जब हमारे डायबिटिक फुट के पेशेंट जिनको पैर के ऑलरेडी प्रॉब्लम होते, जब उनको हम स्पेशलाइज्ड फुटवेयर बनाने को बोलते हैं, कस्टमाइज्ड फुटवेयर। सो अच्छी क्वालिटी के कस्टमाइज्ड फुटवेयर किसी किसी कंपनियों के, मतलब किसी किसी ऑर्थोटिस्ट के 10-10 हज़ार तक बनते। तो पेशेंट को लगता है 10,000 के 10,000 के शूज़ बनाने हैं तो ये तो ठीक हो जाएगा, बट उनको ये नहीं समझता है 10,000 का जूता उनके 2 लाख के एम्पुटेशंस को बचा रहा है और एडमिशन को बचा रहा है। और हमेशा हम हमारे पेशेंट्स को यही कहते हैं कि जब भी आप स्पेशलाइज्ड फुटवेयर बनाओ तो 2 जोड़ियाँ बनाओ, एक घर में पहनो, एक बाहर पहनो। अगले महीने में घर के बाहर और बाहर के अंदर, उसके अगले महीने में वापस से अंदर की बाहर, बाहर के अंदर। सो ऐसे चेंज करते रहना, तो क्या होता है एक ही चप्पल घिसते रहेगी या एक ही फुटवेयर घिसता रहेगा। सो वेयर एंड टेयर बराबर होना चाहिए। हाँ, सो ये इस चीज़ के बारे में भी पेशेंट्स को पता होना चाहिए। सो ये हो गया न्यूरोपैथी के बारे में। न्यूरोपैथी में भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्मॉल फाइबर होता है, लार्ज फाइबर होता है। लार्ज फाइबर में सेंसेशंस चले जाते हैं, स्मॉल फाइबर में पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बर्निंग होता है, जलन होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई सूजिया चुभा रहा है। सो ये अलग अलग इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसकी केयर के बारे में भी थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको। सो ये हो गया नर्व्स का प्रॉब्लम। दूसरा होता है आर्टरीज का प्रॉब्लम, मतलब रक्त नलिका जो खून पहुंचाती है हमारे पैर तक, सो उसमें ब्लॉकेज होने लगते हैं। जिस प्रकार से हृदय की आर्टरीज ब्लॉक होती है, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होती है तो हार्ट अटैक आता है, वैसे ही पैर की आर्टरीज जब ब्लॉक होती है तो उसमें रक्त का फ्लो स्लो हो जाता है, और ऐसे पेशेंट्स को पैर में गैंग्रीन होने के चांसेस, प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स को कुछ टेस्ट होती है, जैसे एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, एक सिंपल सा टेस्ट है। बहुत ही अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जगह पर ये सिंपल सा टेस्ट अवेलेबल नहीं। मतलब आई एम श्योर 99.99% डॉक्टर्स इन अ सिटी लाइक मुंबई जैसे क्लिनिक में 99.99% डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास ये टेस्ट नहीं होता होगा। तो मैं बाकी की आप सोच सकते। सो इनमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाता है, फिर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, इसीलिए गैंग्रीन हो जाता है, और ऐसे पेशेंट्स का पैर काटना पड़ता है। अगर पैर काट भी दिया है तो उस एरिया में ब्लड सप्लाई इतना कम होता है कि हीलिंग बहुत ख़राब होता है। सो दूसरी जगह पर वापस से गैंग्रीन हो सकता है, पैर काटना पड़ सकता है। सो अभी तक हमने बताया नर्व का प्रॉब्लम, आर्टरीज का प्रॉब्लम्स। दूसरा लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ की वजह से मसल्स के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। मसल्स की एट्रोफी होती है, मसल्स में स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसके वजह से उनका चलने का तरीका वगैरह भी चेंज होता है। जो मसल बोन्स को पकड़ के रखती है उसका तरीका भी, मतलब उसका स्ट्रेंथ भी ख़राब हो जाता है, स्पेशली फुट में।
तो आप देखिए अगर फुट अगर आप देखेंगे तो ऐसा एक स्ट्रक्चर है पैर जिसमें एक बीच में आर्च है। तो ये जो जो हड्डियां है इनको ये टेंडन ने पकड़ के रखा है या फिर उसके बाजू बाजू के मसल्स ने। अगर आप सोचिए मांसपेशियां वीक होने लग गई या टेंडन वीक होने लग गया, ये मैं हाथ में बता रहा हूँ लेकिन मैं पैर के बारे में बता रहा हूँ। सो क्या होगा, ये आर्किटेक्चर जो है ये डिस्टर्ब होने लगेगा। अभी आप में से जिन्होंने भी बांद्रा वर्ली सीलिंग देखा है उनको पता होगा कि बांद्रा वर्ली सीलिंग कैसा है, एक सीलिंग है और उसको ऐसे वायर से पकड़ के रखा। अब आप सोचिए 100 साल बाद या 150 साल बाद जब ये वायर्स थोड़ी वीक हो जाएगी तो पुल एक्चुअली ऐसे सैग करने लग जाएगा, तो थोड़ा सा। आई होप आप समझ रहे। बेसिकली सस्पेंशन लूज हो जाएगा तो नीचे होने सो नीचे होने, स्ट्रक्चर खराब। हाँ, तो स्ट्रक्चर खराब होने लगेगा। अभी आप सोचिए पैर का स्ट्रक्चर खराब होने लगेगा तो जिधर नहीं चाहिए उधर वेट आने लगेगा और पैर कितना ज़्यादा खराब होगा। अगर आपने कभी सोचा है तो हमारे शरीर में भगवान ने हमको एक फुट, एक ऐसा ऑर्गन दिया है जो बहुत ही वंडरफुल बायोमैकेनिक्स है। मतलब आप जब चलते हैं, सो देखिए आप ऐसे चलते, आपका पैर गिरता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। अभी मैं पैर का बता रहा हूँ, पैर में अंगूठा बड़ा होता है, सो ऐसे जाता है। सो अगर आप सोचे हो तो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड के लिए आपका अंगूठा आपके पूरे शरीर को उठाता है। सो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है अंगूठा, या फिर कोई भी हील या कोई भी पैर का पार्ट। आप समझ लीजिए पेशेंट का अंगूठा चला गया, अब आप सोचिए वो कैसे चलेगा, पहले इम्बैलेंस हो जाएगा, गेट सब बिगड़ जाए। सो उसको प्रॉब्लम्स होने ही भाई। उसको सिर्फ पैर के प्रॉब्लम नहीं होते, उसको बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होते हैं। मतलब उसको पीठ के दर्द, बहुत सारी गेट के प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से किसी किसी को नी के प्रॉब्लम्स ये सारी भी होते हैं। और स्टैटिस्टिक्स बताता है कि जिसका भी एक पैर कटता है या एक पैर का उंगली कटता है, 50% पेशेंट में अगले 5 साल में दूसरे पैर का कुछ ना कुछ कटता है, क्योंकि वो पेशेंट के चलने का तरीका एकदम एबनॉर्मल हो जाता है। सो ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा मतलब पैर की स्किन का क्वालिटी और टेक्सचर ये भी चेंज हो जाता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पेशेंट में। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक में क्या होता है कि स्वेट मतलब पसीना जो बनता है स्वेट ग्लैंड में और जो ऑयल बनता है सीबेशियस ग्लैंड में, वो भी अफेक्ट होता है। सो इसके वजह से स्किन बहुत ही रुष्क हो जाती है, त्वचा ड्राई हो जाती है, क्रैकी हो जाती है। ऐसे पेशेंट छोटा मोटा स्क्रैच करते कभी कभी बहुत बड़े इन्फेक्शंस हो जाते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स को सेल्यूलाइटिस नाम का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को एरिसिपेलास नाम के स्किन इन्फेक्शंस होने के बहुत चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन थोड़ा नीचे चला जाता है फेशिया तक, और इसको पैनिकुलाइटिस बोलते हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत कॉमन होती है और लोगों को ये समझता ही नहीं कि ये सारी चीज़ों में ट्रीटमेंट में कभी कभी डॉक्टर भी एडवाइस करना भूल जाते हैं कि पैर हमेशा ऊपर करके बैठना होता है। अब हम ऐसे बहुत से पेशेंट देखते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आते हैं जैसलमेर से, वो आप बिलीव नहीं करोगे, नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके आए थे। 3.5 साल से उनके पैर का जख्म नहीं हुआ, ठीक हुआ था। वो जैसलमेर से आते हैं, मतलब वो कहते हैं कि मेरे घर से एक 10-15 किलोमीटर पे है ना पाकिस्तान का बॉर्डर, इतना नज़दीक है। सो ये बंदे, ये जो अंकल हैं, सो इनका 3.5 साल से हुआ पैर ठीक नहीं हो रहा था। वो हमारे पास आए, हमने उनको क्या किया, सारी एंटीबायोटिक्स बंद करवा दी, डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल कर दिया और उनको कहा कि आपको 1 महीने बेड पे बैठे रहना है, सिर्फ 1 नंबर के लिए और 2 नंबर के लिए बेड से उठना है। पूरे दिन भर पैर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, पैर पे वजन नहीं होना चाहिए। और उनका जख्म भरने लगा 6 महीने में। जो 3.5 साल से ठीक नहीं हुआ था वो जख्म 6 महीने में ठीक हुई। सो पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट पुटिंग वेट ऑन द फीट, नो वेट बेयरिंग ऑन द फीट एंड स्ट्रिक्ट ऑफ लोडिंग। और पैर हॉरिजॉन्टल रखिए, लटका के मत रखिए। जब आप लटका के रखते ना, जब भी पैर में कोई प्रॉब्लम होता है, अल्सर या कुछ भी, या फिर ऑपरेशन हो गया, तो हमेशा उसको फ्लैट रखें। क्योंकि क्या होता है, जब आप लटका के छोड़ देते हो उसको तो टिश्यू में स्वेलिंग आती है, एडिमा होने लगता, वो जल्दी हीलिंग होने नहीं देता। कुछ लोग बोलेंगे मेरा सूजन तो इतना दिख नहीं रहा है, लेकिन टिश्यू लेवल पे सूजन होता है, उसकी वजह से हीलिंग नहीं होता। दूसरी बात, मतलब जब भी फ्लूइड बहुत ज़्यादा रहेगा तो बैक्टीरिया को पनपने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आप दे रहे हो। सो आप एक्चुअली इन्फेक्शन को प्रोलिफरेट या बढ़ने का एक न्योता दे रहे हो। सो ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सो आई थिंक नर्व्स बता दिया, आर्टरीज बता दिया,
मसल्स बता दिया, स्किन का बता दिया। और ये ज़्यादातर ये सारे प्रॉब्लम्स लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक में होते। आर्टरीज के प्रॉब्लम स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा हो, तो स्मोकिंग के कट डाउन पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। पहले हमने जो डिस्कस किया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसमें मैं एक बात बोलना भूल गया कि कटिंग डाउन एडिक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एडिक्शन, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, टोबैको चिविंग हो, जो भी एडिक्शन है, एडिक्शन का कट डाउन करना भी एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। श्रीकेश, वो तो स्लो पॉइजन ही है, Yes. you can't do anything about it. मैं हमेशा मेरे पेशेंट को बोलता हूँ जो मेरे पास डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट और दारू ये लेके आता है, तो मैं उसको कहता हूँ आपको 3 बीमारियाँ जिसको हम ठीक कर सकते नहीं, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। 2 बीमारियाँ जिसको पूरी तरह से ठीक कर सकते, और वो आप ही ठीक कर सकते, वो डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। So, with diabetes in the picture, what are the recent advances in terms of treatment? Is there a way कि ऐसा कोई रिसर्च है जिससे क्योर हो सकता है डायबिटीज़, या डायबिटीज़ मतलब कंट्रोल में आ सकता है? मैं आपका प्रश्न हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ लोगों को समझने के लिए कि ये डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक होने वाला बीमारी है क्या, और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे, स्पेशली व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस आते हैं, और लोग ये सारे मैसेजेस से मिसगाइड भी हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। उनको ऐसे मैसेजेस आते हैं कि जानबूझ के इसका ट्रीटमेंट ढूंढा नहीं जाता, क्योंकि फार्मा कंपनीज को पैसे कमाने, डॉक्टर्स को पैसे कमाने, या हेल्थ इंडस्ट्री को पैसे कमाने। देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, टाइप 2 डायबिटीज़ एक मल्टीपल कॉजेशन वाला बीमारी है। जहाँ पर मल्टीपल कॉजेशंस होते हैं वहाँ पर आप क्योर नहीं ला सकते। वही आप देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ क्यों होता है? बच्चे का स्वादुपिंड खराब हो गया है और उसमें कुछ किया जा सकता है। इनफैक्ट ऐसे रिसर्च चालू है। अगर आपने पढ़ा होगा तो रिसेंटली भी एक चाइना में एक पेशेंट का टाइप 1 डायबिटीज़ क्योर हो गया है। 2 साल पहले यूएस में एक पेशेंट का टाइप 1 डायबिटीज़ क्योर हो गया था। तो इसमें आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन होता है, या मतलब एक डेड व्यक्ति के पैंक्रियास के सेल्स लिए जाते हैं, उसको कल्चर वगैरह करके प्रॉपरली ट्रीट करके उस हिसाब से फिर ये पेशेंट में इंजेक्ट किए जाते, तो वहाँ पर वो इंसुलिन बनाना शुरू करता। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत इनिशियल लेवल पे, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगले 5 साल में ये बहुत ही मास लेवल पे लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा, और इससे छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो मैं सारे मेरे छोटे पेशेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे कि मुझको ऐसी बीमारी है कि जिसमें मुझको खाने को नहीं मिलता है, मुझको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। सो आपके लिए बहुत होप्स है, आगे आने वाले कुछ सालों में टाइप 1 डायबिटीज़ डेफिनेटली क्यूरेबल डिजीज़ हो जाएगी। सिर्फ ऐसा हो सकता है कि इनिशियली वो सब जगह पर अवेलेबल ना हो, सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल हो, और वो बहुत महंगा हो। सो अगर आप देखें तो देखिए, अगर 1980s में पूरे इंडिया में सिर्फ 3 डॉक्टरों को एंजियोग्राफी करने को आता था। मैं एंजियोप्लास्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, एंजियोग्राफी। आज देखिए आप, मुंबई जैसे सिटी में हर स्टेशन पे कम से कम 3-3, 4-4 कैथ लैब है। गोरेगांव, मलाड, कांदिवली, बोरीवली ले लीजिए, हर जगह पे कम से कम 3-3, 4-4 हॉस्पिटल है जहाँ एंजियोप्लास्टी, बाईपास सब कुछ हो रहा है। सो इसी प्रकार से आगे चल के ये बहुत कॉमन हो जाए। सिर्फ ये आएगा तो बहुत कॉस्टली हो सकता है। सो अगर आपका मेडिक्लेम बड़ा है तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आपने पहले से मेडिक्लेम करवा के रखा है ऐसे बड़े अमाउंट का मेडिक्लेम, तो देन प्रोबेबली आपको हेल्प हो जाएगी जब ऐसी सारी स्थिति आएगी कि ये सारे नए टाइप के ट्रीटमेंट आएंगे। तो बच्चों में कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज़, जैसे मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ है, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? उसमें कोई एडवांसेस अगर? देखिए, मैंने आपको 4 टाइप के डायबिटीज़ बताए थे, टाइप 1, टाइप 2 प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज़, और मैंने कहा कि अदर टाइप ऑफ डायबिटीज़ आता है जिसमें बहुत सारे डायबिटीज़ आते हैं, जिसमें पैंक्रियास की बीमारियों की वजह से होने वाला डायबिटीज़, हार्मोनल बीमारियों की वजह से होने वाला डायबिटीज़, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से होने वाला डायबिटीज़, जैसे स्टेरॉयड लेने वाले पेशेंट्स को शुगर बढ़ सकता है, डायबिटीज़ आ सकता है। उसी प्रकार से एक डायबिटीज़ है जिसको कहते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। सो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, मतलब एक पर्टिकुलर जीन जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, वो प्रॉब्लमेटिक रहता है। इसलिए ये पेशेंट का शुगर बढ़ने लगता है, ये पेशेंट का इंसुलिन बराबर काम नहीं कर पाता है। सो ऐसे पेशेंट में एक सिंगल जीन
अगर रिप्लेस कर दिया जाए जीन थेरेपी से तो ये पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो सकता है। अब मोडी बहुत कॉमन टाइप का डायबिटीज़ नहीं, और ज़्यादातर पेशेंट डिटेक्ट ही नहीं होते, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 3 जगह मुझको पता है जहाँ पर ये टेस्टिंग होते हैं। अभी तो टेस्टिंग बहुत सस्ती हो गई है। मुझको याद है जब हम 17-18 साल पहले जब मैं पेशेंट्स को मोडी के टेस्ट बोलता था तो हमको यूके भेजने पड़ते थे, या फिर इंडिया में भी 1-2 जगह पे होते थे, जैसे सीएमसी वेल्लोर वगैरह में भेजने पड़ते थे। जब हम यूके वगैरह भेजते थे तो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, कुछ 50,000 रुपये के ऊपर टेस्ट का कॉस्ट होता था। आज तो 12-13 हज़ार रुपये में ना हो रहे हैं इंडिया में ये टेस्ट, 12,000 में भी हो रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक पेशेंट का करवाया था, 12,000 रुपीज़ में हो, पूरा जेनेटिक पैनलिंग हो गया। सो उसमें हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जीन के प्रॉब्लम के वजह से इस पर्टिकुलर पेशेंट में डायबिटीज़ है। सो ऐसे पेशेंट में अगर वो पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो जीन थेरेपी वगैरह का विचार करके इनका डायबिटीज़ पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। So doctor, what is the so for diabetes it is very important कि डाइट फॉलो करें। सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है, जो एक सिंपलेस्ट रूल या तो थंब रूल जो हो सकता है जो डाइट फॉलो करने में हेल्प करे पेशेंट्स को? देखिए, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपको ये 10 उँगलियाँ याद रहेगी, 10 उँगलियाँ अगर आप याद रखते हो तो आपको डायबिटीज़ का डाइट याद रहेगा। सो बेसिकली शक्कर नहीं खाना है, गुड़ नहीं खाना है और मैदा नहीं खाना है। ये 3 चीज़ों से बना हुआ कुछ भी नहीं खाना। शक्कर, गुड़ और मैदा मत खाइए, इससे बना हुआ कुछ भी चीज़ मत खाइए। नमक और तेल लिमिट में खाना है, इससे बना हुआ कुछ भी कम से कम खाना है। 3 चीज़ें नहीं, 2 चीज़ें, जितनी कम हो सके उतनी। तो शक्कर नहीं, गुड़ नहीं, मैदा नहीं, नमक कम, तेल कम, बाकी सब खाइए, लिमिट में खाइए। चावल थोड़ा सा खाइए। आलू का भाजी मत खाइए, लेकिन भाजी में आलू आ गया तो चलेगा, मतलब पूरा आलू का भाजी मत खाइए, मिक्स भाजी में 1 आध पीस आलू आ गया तो चल जाएगा। तो शक्कर नहीं, गुड़ नहीं, मैदा नहीं, नमक कम, तेल कम, चावल कम खाना है, लिमिट में खाना है, आलू का भाजी नहीं खाना है। फ्रूट्स में जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स चबा के खाएंगे तो चलेगा। ओके। फ्रूट्स में जूस मत पीजिए, फ्रूट्स चबा के खाइए। जितना हो सका उतना फाइबर का इस्तेमाल कीजिए, फाइबर ज़्यादा खाइए। प्रोटीन की मात्रा डाइट में बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ओके। नॉनवेज में जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज में मटन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चिकन जितना कम खाओ उतना अच्छा। फिश चल जाएगा, लेकिन उसको कुक करने का, बनाने का तरीका इंपॉर्टेंट है। हेल्दी से हेल्दी फिश अगर ख़राब तरीके से कुक किया है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड है या फिर बहुत ज़्यादा खोपरे का इस्तेमाल किया है, तो फिर वो अनहेल्दी हो जाता है। वही अगर स्टीम्ड या ग्रिल्ड फिश होगी तो बहुत अच्छा है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नॉनवेज में मटन बिल्कुल ही नहीं। चिकन कभी कभार चल जाएगा, उसमें भी चिकन ब्रेस्ट पीस आर बेटर देन लेग पीस। और फिश का कुक करने का तरीका सही होना चाहिए। एग में, अंडे में वाइट खाएंगे तो चलेगा, येलो एज फार एज पॉसिबल अवॉइड कीजिए। सो ये हो गया नॉन वेजिटेरियन डाइट के बारे में। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी अभी खाना है तो ये 5 उंगलियों में फिट करके देखिए। अगर ये फिट होता है तो आपको खाना है, नहीं तो नहीं खाना है। सो समझिए आपको चने खाने, तो चने में शक्कर नहीं है, गुड़ नहीं है, मैदा नहीं है, नमक नहीं है, तेल नहीं, तो आप खा लीजिए। अगर आपको सींगदाने खाना है, शक्कर नहीं है, गुड़ नहीं है, नमक नहीं है, तेल। मैदा नहीं है, सॉरी, नमक मैदा नहीं है, तेल कम है। Fried नहीं। और लेकिन तेल तो मूंगफली से ही बनता है ना, तो ये नहीं खाना। सो आपको 5 उंगलियों में फिट करके देखिए तो आपको समझ जाएगा। जो भी चीज़ आपको खाने के सामने आती है, ये 5 उंगलियों में फिट करके देख लीजिए। ये हो गया ये 5 फिंगर्स का। अब ये 5 उंगलियाँ हर एक डायबिटीज़ के पेशेंट में दिन में थोड़ा थोड़ा 5 बार खाने चाहिए। एक टाइम पे बहुत हैवी नहीं खाना चाहिए। सो देखिए, सुबह 9 बजे नाश्ता, रात को 9 बजे रात का खाना, दोनों के बराबर बीच में 1 बजे लंच। ओके। नाश्ता और लंच के बीच में 11 बजे कुछ हल्का सा खा लीजिए, एक मिड मॉर्निंग स्नैक्स कहते हैं उसको। एक फ्रूट खा सकते हैं या फिर वॉटेवर ना। शाम को 5 बजे के आसपास कुछ हल्का खाइए। अगर ऐसे आप ब्रेक ब्रेक में खाते हैं तो आपको शुगर के फ्लक्चुएशंस बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे। जैसे आपने कहा कि तेल कम खाना है, तो घी इज कंसिडर्ड एज गुड फैट। लोग कहते हैं डायबिटीज में घी भी खा सकते हैं, तो उसके ऊपर व्हाट इज योर तो भी लिमिटेशन होना चाहिए। आइडियली यू शुड नॉट कंज्यूम मोर देन 1 टीस्पून। 1 चम्मच से ज़्यादा घी पूरे दिन भर मत खाइए, वो बेहतर रहेगा। सी हमारी लाइफस्टाइल
हमारे ईटिंग पैटर्न्स, हमारे स्लीपिंग पैटर्न सारे ऐसे चेंज होते जा रहे हैं कि हमारी बॉडी का यूटिलाइजेशन मैकेनिज्म चेंज होता जा रहा है। आप ये कहेंगे कि मेरे दादाजी रोज़ का घी खाते थे, लेकिन मैं क्यों नहीं खा सकता? तो उनकी लाइफ़स्टाइल बहुत ही अलग थी। आप वैसी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कीजिए तो आपको भी चलता है। सो डायबिटीज़ बीइंग अ क्रॉनिक डिजीज़ लंबे समय तक चलता है ये डिजीज़। तो ये डिजीज़ की वजह से एक पेशेंट मेंटली कितना अफ़ेक्ट होता है और जो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन अलोंग विद दिस जो होता है, उसको कैसे फ़ाइट कर सकता है? अभी जो रिसेंटली डायग्नोस हुआ है, वो तो एकदम स्पेशली एट अ यंग एज अगर हो रहा है, तो वो तो एकदम डिप्रेस ही हो जाएगा कि यार मैं पूरा लाइफ़ कुछ नहीं कर सकता। पहले डिस्कस करते हैं नए डायबिटिक पेशेंट। तो देखिए, जिस दिन पहली बार डायबिटीज़ होता है, सो एक पेशेंट 4 स्टेज में से जाता है। रामा, RAMA, रामा। R फॉर रिजेक्शन। ये रिपोर्ट मेरा नहीं है, बकवास रिपोर्ट है, ये लैब ही बकवास है। मैं और दूसरे लैब में जाके करूँगा, और दूसरे लैब में जाता है, दूसरे लैब में भी उतना ही शुगर आ रहा है, तीसरे में जाता है, तीसरे में देख, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्सा आता है। तो फर्स्ट स्टेज था रिजेक्शन का, रिजेक्शन। सेकेंड स्टेज था एजिटेशन, गुस्सा आता है, हे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मुझको डायबिटीज़ क्यों दे रहा है, वाई मी। अब वो नहीं समझता कि बहुत ही जल्द इंडिया में 3 प्रकार के लोग होंगे, मेल्स, फीमेल्स एंड डायबिटिक्स। इतना डायबिटिक्स बढ़ रहा है, बट उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही अनफॉर्चुनेट। सो RAA फॉर एजिटेशन। अब ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन बहुत से पेशेंट्स आई शुड से इतने इग्नोरेंट होते या इतने एडमेंट होते कि ज़िंदगी भर ये 2 स्टेज में ही घूमते रहते। 15-15 साल के डायबिटीज़ के बावजूद भी वो रामा के R और M में से निकलते नहीं, मतलब रिजेक्शन और एजिटेशन के मोड में से निकलते नहीं। जो होशियार होते हैं वो M पे चले जाते हैं। M मतलब मेलो डाउन, मेलो शांत हो जाता है। हाँ ठीक है, मुझको डायबिटीज़ हो गया, क्योंकि मैं तो बर्गर पिज़्ज़ा बहुत खाता था, मैं कभी भी सोता था, मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया लाइफ पे, मेरा पेट इतना निकल आया था फिर भी मैं कभी एक्सरसाइज को नहीं गया, सो मैंने भी तो गलतियाँ की, तो मुझको हो गया, मेलो डाउन हो जाता है। और अगर उससे भी होशियार होगा तो फाइनली ए, मतलब एक्सेप्ट करता है कि प्रॉब्लम। सो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे एक प्रॉब्लम है, तब तक आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? सो होशियार पेशेंट, एक प्रैक्टिकल पेशेंट जल्दी से जल्दी R से A तक चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट वो R और A में ही अटके रहते, रिजेक्शन और एजिटेशन। दूसरी चीज़, पूरी सोसाइटी और फैमिली उसको इतना प्रेशराइज कर देती कि वो पगला हो जाता। मतलब जब एक नए पेशेंट्स को जब पता चलता है कि हाँ मेरा डायबिटीज़ ज़्यादा है, तो ज़्यादातर लोग तो अपने लोकल लैब में करवाते रिपोर्ट, तो पहले वो लैब वाला ही बोलता है अब तेरा गया, तू गया, तो लैब वाला ही उसको डरा देता है। फिर वो मुंह लटका के अपने घर पे पहुंचता है रिपोर्ट लेके, वाइफ को रिपोर्ट बताता है, फिर वाइफ बोलती ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, फिर उसके दोनों बच्चे लटक जाते हैं, जब पापा ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, आदमी और परेशान, मतलब उसके ऊपर हमेशा CCTV लगा होता है कि ये तो नहीं खा रहा है, वो तो नहीं खा, और थोड़ा भी खाएगा उसको और डिप्रेस कर देता। सो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि डायबिटिक पेशेंट की भी कुछ खाने की इच्छा होती है। इफ यू सी इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद, आई शुड से, फूड। जोकिंगली आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद ईटिंग एंड शिटिंग। हाँ देखिए, ज़्यादातर लोगों को एलिमेंट्री कैनाल के 2 एंड्स के बीमारियाँ रहती के यहाँ पे तो। सो ये लोगों को समझता नहीं है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज कितने हो जाए। सो फैमिली को भी उस हिसाब से उनको ट्रीट करना चाहिए। उनको उनके लिए स्पेशली जब ये बच्चों में होता है तो पूरी फैमिली को वैसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए। बहुत सी फैमिली को मैंने देखा है कि ये बच्चा शक्कर खा लेता है, मिठाई खा लेता है, अरे आप क्यों खा रहे हो? तो आप बंद करो, अपने बच्चे के लिए इतना सेक्रीफाइस करो। और आजकल शुगर के सब्सटीट्यूट्स भी है, बच्चों में तो फिर भी नहीं देनी चाहिए 12 साल के नीचे, लेकिन 12 साल के ऊपर बहुत सेफ है, बहुत से शुगर सब्सटीट्यूट्स है, जैसे सुक्रालोज है, US FDA ने इवन प्रेग्नेंट लेडीज में अलाउ किया है। अब देखिए, कुछ एनेक्डोटल केस रिपोर्ट्स आते रहते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के, बट मैक्सिमम स्टडीज हैव शोन एंड अमेरिकन FDA ने कहा है कि इसको प्रेग्नेंट लेडीज को भी दिया जा सकते हैं। और सुक्रालोज में आप कुक भी कर सकते हो, वो चार भी नहीं होता हीट करने पे, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं।
इनफैक्ट बहुत से नॉन डायबिटिक्स भी पेशेंट आजकल सुक्रालोज यूज़ करने लगे, क्योंकि उनको समझ रहा है कि शुगर कितना ख़राब है। मतलब अगर मेरा बस चले तो मैं तो शुगर इंडस्ट्री को बैन ही कर दूँ। अगर ऐसा किया जाता है तो इंडिया का डायबिटीज़ बहुत बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा। इवन मतलब नॉर्मल इंसान ने शुगर नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से। 3 वाइट पॉइज़न्स है धरती पर, शक्कर, नमक और मैदा, और इसको खाने वाला एक ही जीव है, वो है इंसान, और इसी में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ हो रही। बहुत से लोगों को लगता है कि शक्कर तो खाना ही पड़ता है, शक्कर तो खावी ज पड़े, वो तो हमारी बॉडी के भी रीते काम कर सकते, बट उनको ऐसा समझता नहीं कि सारे जीव तो बगैर शक्कर के जी रहे, और आप कुछ भी खा लो, आपकी बॉडी उसको बराबर से शक्कर बना शक्कर बना लेती। ये लोगों को समझना चाहिए। स्पेशली अभी जैसे फॉर एग्जांपल लोग खाना खाते हैं तो डिज़र्ट तो चाहिए खाने के बाद, स्पेशली इंडियन फूड शुगर क्रेविंग्स होती है। सो दैट इज़ अ वेरी बैड लाइफस्टाइल दैट वी एज इंडियंस एंड इन जनरल ह्यूमन बीइंग्स आर फॉलोइंग। अनफॉर्चुनेटली सी एवर सिंस चाइल्डहुड ना, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ अपने कस्टम्स कल्चर्स वगैरह की वजह से कुछ बहुत से एडवांटेज है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी, कि हमको फूड के साथ बहुत गहरी हमारी दोस्ती कर दी जाती है बचपन से, कि हमको मज़ा आता है खाने के बाद। मतलब अगर हम बाहर घूमने भी जा रहे हैं ना, तो अपने दिमाग में ये नहीं रहता है कि मैं ऐसे ऐसे कहीं कोई प्लेस विजिट करने जा रहा है कि मैं नई चीज़ें देखूंगा, कुछ सीखूंगा, या कुछ देखने को मिलेगा, या कुछ एंजॉय करने को मिले। उसके बाद में हम कौन से होटल में जाने वाले और क्या खाने वाले, सारी प्लानिंग उसके बारे में होती। भले आप एक म्यूजियम देखने को जा रहे हैं तो आपको उसका अट्रैक्शन नहीं होता, आपको फूड का अट्रैक्शन होता। अगर आप किसी शादी में जाने वाले तो आपको दूल्हे दुल्हन को मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मेनू क्या रखा है उसमें इंटरेस्ट। तो वी आर ऑब्सेस्ड विथ फूड अनफॉर्चुनेटली। ये थोड़ा सा है ना, स्कूल में इसके बारे में जैसे कम्युनिटी लिविंग, ईवीएस जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें से सिखाना चाहिए। सो प्रोबेबली बच्चों को अगर बचपन में ये सारी चीज़ें सीख गई, हिंदी सिखा दी, तो बड़े होके उस हिसाब से वो बिहेव करेंगे। डायबिटीज़ में अगेन इंसुलिन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कि अब इंसुलिन ले लिया, स्टार्ट कर दिया तो अब मेरी लाइफ ख़त्म, मैं अब मतलब इंसुलिन बाउंड ही, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। तो व्हाट आर द मिथ्स इसके अराउंड, इंसुलिन लेने के अराउंड, जो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, गलत चीज़ें सोचते हैं लोग इंसुलिन के बारे में, जो आपको आपके पेशेंट्स में रेगुलरली देखने मिलते हैं, जो आप समझाना चाहते हैं कि ये गलत नहीं है। तो व्हाट वुड यू से अबाउट इट? देखिए, इंसुलिन एक बॉडी का नेचुरल हार्मोन है, और जिस प्रकार से आज इंसुलिन बनाया जाता है, ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। तो ये अपने ही बॉडी का ही इंसुलिन सिर्फ एक बाहर बना के अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। सो बहुत ही सेफ है, और राइट टाइम पे राइट पेशेंट को राइटली इंसुलिन दिया जाना चाहिए। बट लोगों में बहुत सारे मिथ्स हैं इंसुलिन के बारे में, बहुत सारी गलत धारणा है। पहले तो डर है, देखिए, क्योंकि ये हमको टिपिकली हमको बचपन में अपने हमारे मम्मी पापा क्या कहते हैं कि बच्चे अगर तू मस्ती करेगा तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वो इंजेक्शन देगा। कुछ भी मस्ती करेगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन लगा। तो बचपन से हमको दो चीज़ों का फोबिया हो जाता है, एक सुई का और एक डॉक्टर का। और ये भी एक रीज़न है कि हम हेल्थ चेकअप को नहीं जाना चाहते, या हमको एक डॉक्टर के पास जाने के लिए एक एक रिपल्शन होता है जैसे, या फिर या फिर इंजेक्शन से रिपल्शन होता। सबको याद होता है वो इंजेक्शन जो मसल में लगाया गया था बचपन। लेकिन इंसुलिन के इंजेक्शन वैसे नहीं लगते, वो तो सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगते हैं, चमड़ी के नीचे फैट में लगते हैं, और ये बहुत छोटी सी सुई होती है। आजकल टेफ्लॉन कोटेड नीडल है, 31 गेज की 32 गेज की नीडल्स आती है, तो ये बहुत ही कम दर्द होती, यू कैन से वर्चुअली पेनलेस टाइप ऑफ नीडल। सो ये नीडल से दिया दिया जाता है। तो ऐसा कुछ, पहले तो ये मिसकंसेप्शन निकाल देना चाहिए कि इंसुलिन ख़राब है। दूसरा मतलब इंसुलिन के नीडल्स बहुत पेनफुल है, वो भी निकाल देना चाहिए। तीसरा मतलब, देखिए, इंसुलिन राइट टाइम पे अगर नहीं चालू किया गया तो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हाँ, अगर हो रहा है आपको अच्छे से मैनेज विदाउट इंसुलिन टैबलेट्स पे, तो दैट्स फाइन। बट राइट टाइम पे राइट पेशेंट में नहीं चालू करने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस। बहुत बार पेशेंट इतने अड़के बैठ जाते हैं कि मैं इतनी छोटी सुई नहीं लूँगा, लेकिन बाद में जब वही पेशेंट डायलिसिस करवाता तो उसको इतनी बड़ी सुई लगती। और डायलिसिस की सुई एक तो यहाँ पर डाली जाती है, या फिर यहाँ पर डाली जाती है, या एक फिशुला बना के डाली जाती है, तो बहुत गुना ज़्यादा पेनफुल है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करवाना इंसुलिन की सुई से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। पैर कटने के बाद में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इंसुलिन की सुई से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आँखों में जब
रेटिनोपैथी हो जाता है तो आँखों में इंजेक्शन लगाना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है इंजेक्शन लगाने से। सो ये हमको समझना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इंसुलिन डिलीवरी करने का विदाउट इंजेक्शन। बहुत से रिसर्च करने की कोशिश की है, जैसे इनहेल्ड इंसुलिन, जैसे पंप के माध्यम से लेने वाला इंसुलिन या टैबलेट इंसुलिन की बनाने की भी रिसर्च चल रहा है, लेकिन वो उतने हद तक सक्सेसफुल नहीं हुए, और जो सक्सेसफुल हुए वो इकोनॉमिकल नहीं थे, इसीलिए वो मार्केट से विड्रॉ हो गए। सो ये भी हमको याद रखना पड़ेगा। सो इंसुलिन के बारे में जो बहुत ज़्यादा गलत धारणा है, आई थिंक ये लोगों ने डिस्कार्ड करनी चाहिए ताकि वो राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट ले। सो डॉक्टर, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आजकल जो हमारी जनरेशन है, मोस्ट ऑफ देम आर इन आईटी फील्ड और डेस्क जॉब है मेजरली, इस लोग को बैठ के ही काम करना है, मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। सो ये लाइफस्टाइल जो लोगों ने अभी अडॉप्ट किया, आपका क्या उस पे टेक है? देखिए, आज हम ज़्यादा से ज़्यादा बैठे रहते हैं एक जगह पे, क्योंकि हमारे जॉब्स वो डिमांड करते हैं। ज़्यादातर लोग डेस्क जॉब कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर एक जगह पर बैठे रहना 8-8, 10-10 घंटे। आजकल मुंबई जैसे सिटी में तो किसी का जॉब 8 घंटे का नहीं है, वो 10 घंटे का हो ही जाता है। और जो ट्रैवल भी करते हैं, टाइम के अभाव की वजह से वो रिक्शा, टैक्सी और व्हाटएवर ओला, उबर यूज़ करते हैं या फिर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठने में जाता है। सो आज हमको समझना चाहिए सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। जैसे स्मोकिंग करने के वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसी तरह से एक जगह पर बैठे रहने वाले व्यक्ति के बॉडी में ऐसे बहुत से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बनते हैं जो अंदर बहुत से कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को आगे चल के हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो बैठे रहने के इसमें भी आपको कुछ अडॉप्ट करना चाहिए आपके तरीके में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी क्लिनिक में क्या करता हूँ। सो अभी तो मेरे पास काफ़ी असिस्टेंट डॉक्टर्स वगैरह हैं और मेरे 3 केबिन्स हैं। मैं 3 केबिन्स में घूमता रहता हूँ। असिस्टेंट डॉक्टर अपने बैठ के हिस्ट्री लेते हैं केबिन में, और मैं अलग अलग केबिन में खुद चल के जाता हूँ। सो एक पेशेंट देखने के बाद में मैं दूसरे पेशेंट को देखता हूँ, तीसरे पेशेंट को देखता हूँ, तो मेरा पूरे दिन भर चलते रहना होता है। अब जब मेरे पास ऐसा नहीं था फैसिलिटी, जब मैं अकेला क्लिनिक में देखता था बहुत सालों के पहले, 15-20 साल पहले, तो मैं क्या करता था, मेरी जानबूझ के बीपी की मशीन पीछे रखता था। मैं जानबूझ के अपना पेन होल्डर कहीं अलग जगह पे रखता था, ताकि वो लेने के लिए मुझको पर्पसली उठना पड़े। मुझको पहले से आदत है, जब भी मैं बीपी देखता हूँ तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, अपनी चेयर खसका लेंगे, पेशेंट के नज़दीक जाएंगे और बीपी लेंगे। मैं हमेशा उठकर खड़ा रहता हूँ और बीपी लेता हूँ। सो इस हिसाब से मैंने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने की कोशिश की है, बिकॉज मुझको पता है भले मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन मुझको ये पता है कि मेरा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहने का काम। सो ऐसे ही आपको हर एक को अपने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। पानी का बॉटल जो आप लेके आते होंगे, जानबूझ कर दूर रखिए थोड़ा। 1 घंटे में आप 1 हाथ सिप तो लेते होंगे, तो उसको लेने के लिए आप उठोगे। अगर आपको कुछ स्केल वगैरह, पेंसिल वगैरह लगती है, रबर वगैरह लगता है, तो जानबूझ के उसको थोड़ा दूर रखिए। या फिर ऐसे कुछ अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कीजिए कि जिसके वजह से आपको बीच-बीच में कम से कम उठते रहना सो अगर इतना भी करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। रिमेंबर, आई टोल्ड यू 2 थिंग्स, वन इज़ कार्ब इज़ द न्यू फैट एंड सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। दैट्स इनसाइटफुल। हमारे सब ऑडियंस को डायबिटीज़ के रिलेटेड जो भी बुरी चीज़ें, मिसकंसेप्शंस थी, जो बुरा सोच था, वो दूर होगा और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आंसर हो जाएंगे। होपफुली दे विल गेट इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई टू इनकलकेट ऑल दोज थिंग्स इन देयर लाइफस्टाइल विच विल हेल्प देम बिकम अ हेल्दियर इंडिविजुअल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स।